आज हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज अ सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स बाय द बॉडी टू ब्लड इनकम्पेटिबल विथ दैट ऑफ रेसिपेंट। तो क्या है, जब जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो वो हाई रिस्क होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन में भी हो सकते हैं। तो क्या एक सिस्टमेटिक रिस्पॉन्स है बाय द बॉडी, किसके द्वारा रिस्पॉन्स हो रहा है? बॉडी के द्वारा, क्योंकि जो भी ब्लड हमने ट्रांसफ्यूज़ किया है वो पेशेंट की बॉडी में कंपेटिबल नहीं है, जिसके कारण वो इनकम्पेटिबल हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन में भी पेशेंट को हो सकते हैं। जैसे कि पेशेंट का अगर ब्लड ग्रुप मैच नहीं है तो ABO इनकम्पेटिबिलिटी होगी। फिर उसके बाद हो सकता है कि ब्लड ग्रुप मैच तो हो गया पर पेशेंट को उससे एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। ठीक है, पेशेंट की बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रही है, जैसे WBC जो भी ट्रांसफ्यूज़ हुआ ब्लड उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं, प्लेटलेट रिस्पॉन्स कर रहे हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कंपोनेंट जो भी हमने चढ़ाया है उससे उसकी पेशेंट की बॉडी क्या कर रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। ठीक है, उसके मतलब वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, तो जिससे हम बोलते हैं एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, पोटेशियम और सिट्रेट प्रिजर्वेशन इन द ब्लड। तो ब्लड को ब्लड बैंक में प्रिजर्व करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है वो क्या कर रहे हैं, पेशेंट वो सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, पेशेंट की बॉडी उस सॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, तब भी क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन होता है, उसे हम बोलते हैं पोटेशियम और सिट्रेट प्रिजर्वेटिव इन द ब्लड। फिर हम देख रहे हैं कि टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट है एक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जैसे हमने ट्रांसफ्यूज किया उसी समय पेशेंट को क्या हुआ, हीमोलाइटिस हो गया, मतलब पेशेंट की जो RBCs हैं वो क्या हो गए, रप्चर हो गए। ठीक है, किसी भी रीज़न से रप्चर हुए तो वो क्या है, तुरंत जो रिस्पॉन्स होगा उसे हम एक्यूट बोलेंगे, जो लेट से रिस्पॉन्स होगा उसे हम डिलेड बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी RBC जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया पेशेंट को, वो पेशेंट की बॉडी उससे कंपेटिबल नहीं कर पाई, जिसके कारण क्या हुआ, हीमोलाइटिक हो गया। ठीक है, हीमोलाइटिक रप्चर ऑफ द ब्लड सेल्स। ठीक है, फिर हो गया पैरोजेनिक रिएक्शन। जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूज किया गया वो इन्फेक्टेड था। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे पैरोजेनिक रिएक्शन। या फिर एलर्जी हुआ पेशेंट को उससे हम बोलेंगे एलर्जिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन पेशेंट की बॉडी कर रही है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वो क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग है। ठीक है, पेशेंट को उससे डेथ हो सकता है, उसे हम बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। या फिर पेशेंट जब भी हम जिस भी डोनर का हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया है, हो सकता है उस डोनर को कुछ इन्फेक्टियस डिजीज़ रहा होगा, जैसे कि HIV हेपेटाइटिस रहा होगा, किसी ने चेक नहीं किया और वैसे ही उसी पेशेंट का ब्लड हेल्थ एक रेसिपिएंट पेशेंट को लगा दिया, मतलब जो उसका ब्लड लगाना मतलब जिसको चाहिए उसको हमने उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हमने ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, जिसके कारण उसकी बॉडी का जो भी इन्फेक्शन था वो एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में चला जाता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन और क्या क्या होगा, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, या तो हमें जितना यूनिट ऑफ ब्लड चाहिए था उससे ज़्यादा हमने क्या कर दिया, पेशेंट की बॉडी में ब्लड एडमिनिस्टर कर दिया। ठीक है, फिर हाइपर कैलेमिया हो सकता है, पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा हो सकता है, कैल्शियम का अमाउंट कम हो सकता है। फिर हेमोलाइटिक होने के जैसे हेमोलाइटिक हुआ मतलब RBCs टूटे। ठीक है, RBCs का रप्चर हुआ तो हीमोग्लोबिन रिलीज हुए, हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। ठीक है, तो जो आयरन जो रहता है आफ्टर हेमोलाइटिक मतलब रप्चर ऑफ RBCs, आयरन क्या फिर रिलीज हुए हमारी बॉडी में, एक्सेस अमाउंट में RBCs रप्चर होंगे, एक्सेस अमाउंट में आयरन रिलीज होंगे। ठीक है, तो आयरन का डिपोजिशन होने लगता है हमारे ऑर्गन्स में, मोस्टली हमारे किडनी स्प्लीन ये सारी जगह पे, तो उसे हम बोलते हैं हीमोसिडेरोसिस। ठीक है, तो ये हमारे स्किन के अंडर भी हो सकते हैं, तो मोस्टली ये हमारे ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे स्किन में हो जाते हैं, स्प्लीन में हो जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं हीमोसिडेरोसिस। फिर हेमेटोमा भी होते हैं। ठीक है, ब्लड का थक्का जमा दिखाई देता है हमें स्किन के नीचे, उसे हम बोलते हैं हेमेटोमा। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, वेन में इन्फ्लामेशन भी हो जाता है, जैसे कि
अपने ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन करते समय कई बार, या फिर IV फ्लूइड चढ़ाते हैं हम किसी को, तो क्या बोलते हैं, बहुत दिन से अगर उसका कैनुला चेंज नहीं हुआ रहता है तो उसको पेन होने लगता है, ठीक है। जहाँ पर कैनुला लगा रहता है वहाँ पर हमको गांठ जैसा महसूस होने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, ठीक है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते समय पेशेंट की बॉडी में थोड़ी भी अमाउंट में एयर चला जाता है तो फिर वो क्या करता है, वो पल्मोनरी इम्बोलाई बनाता है, ठीक है। मतलब वो लंग्स में चला जाता है और लंग्स की जो कैपिलरीज रहते हैं, एल्वेलाई रहते हैं, उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। या फिर जो थोड़ा सा भी क्लॉट जो वेन में जमा है एडमिनिस्ट्रेशन करते समय, उसे हमने इग्नोर किया, ठीक है, और वो पेशेंट की बॉडी में चला गया। मोस्टली स्मॉलेस्ट सर्कुलेटरी एल्वोलस में चला गया है, जैसे वो लंग्स में है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वहाँ पर उसको ब्लॉक कर देता है, तो उसे हम बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फिर है एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो कितने समय में होता है, तो फर्स्ट जो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा 5 से 15 मिनट के अंदर ही हमको देखने को मिलता है। इन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सर्कुलेटिंग आरबीसीज आर द रप्चर विद द रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो आरबीसीज रप्चर हो जाएंगे और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन रहता है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। फिर कॉज ऑफ एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन क्या क्या कॉज हो सकते हैं, तो या तो RH इनकम्पेटिबिलिटी होगा। RH इनकम्पेटिबिलिटी मतलब जैसे किसी का A पॉजिटिव ब्लड है, हमने उसे A नेगेटिव ब्लड लगाया, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप तो उसका A है, पर RH फैक्टर क्या है, पॉजिटिव। जिसके पास RH फैक्टर है वो पॉजिटिव है, जिसके पास RH फैक्टर नहीं है वो है निगेटिव, ठीक है। तो हमने A+ वाले को A मतलब A पॉजिटिव को हमने A नेगेटिव ब्लड लगाया, जिसके कारण क्या हुआ, RH इनकम्पेटिबिलिटी हुई और क्या हुआ, उसका RBC टूट गया, ठीक है। या फिर हमने ABO इनकम्पेटिबिलिटी मतलब A ब्लड ग्रुप वाले को हमने B ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड लगा दिया, उसे हम बोलते हैं ABO इनकम्पेटिबिलिटी। या फिर O ब्लड ग्रुप वाले को हमने AB ब्लड ग्रुप वाला ब्लड लगा दिया, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ABO इनकम्पेटिबिलिटी। इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ब्लड, ठीक है। अब जितने टेम्परेचर में जिस सॉल्यूशन में हमको ब्लड को स्टोर करना था उसमें हमने नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ है, तब भी क्या हुआ, हेमोलाइटिक रिएक्शन हुआ है। अनकंट्रोल रेफ्रिजरेशन ऑफ ब्लड रिजल्टिंग इन फ्रीजिंग, ठीक है। जिसके और या फिर या तो हमने ब्लड को मतलब जिस टेम्परेचर में हमको उसको स्टोर करके रखना था, या तो हमने उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया है, या तो जैसे कि रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होना चाहिए या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड था या तो बहुत ज़्यादा हॉट था। जो नॉर्मल टेम्परेचर हमको मेंटेन करके रखना था हमने वो नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ, हेमोलाइटिक रिएक्शन हुआ, आरबीसीज टूट गया, ठीक है। स्टोरेज बियॉन्ड 21 डेज लिमिट, ठीक है। अब हमने पहले पढ़ा है कि जैसे ही हमने रेसिपिएंट से हमने ब्लड लिया, ठीक है, उसके बाद हमको जो हमारा जो टाइम लिमिटेशन दिया गया है उतने में ही क्या करना रहता है, हमको उस ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ कर देना रहता है, ठीक है। जब कभी आप ब्लड चढ़ाएंगे तो उस ब्लड बैग जो रहता है उसमें लिखा रहता है एक्सपायरी डेट। तो 21 डेज़ के बाद जैसे हमने किसी से ब्लड लिया, उस ब्लड को हमने स्टोर किया, ठीक है। तो स्टोरेज जो डेट लिमिटेशन रहता है वो 21 डेज़ का रहता है, ठीक है। 21 डेज़ के बाद वो जो ब्लड है वो अपने आप एक्सपायर हो जाता है। तो विदिन 21 डेज हमको उस ब्लड को किसी को ट्रांसफ्यूज़ करना रहता है, ठीक है। तो हमने नहीं किया, मतलब वो जो ब्लड स्टोर था वो 21 डेज से ज़्यादा से स्टोर था और हमने क्या किया, उसको किसी पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, जिसके कारण उस पेशेंट की बॉडी में क्या होगा, हेमोलाइटिक रिएक्शन होगा, ठीक है। वार्मिंग ऑफ ब्लड अबव देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जो 40 डिग्री हम लोग जो ब्लड रहता है, ब्लड को हम लोग कोल्ड पेशेंट की बॉडी में नहीं लगा सकते, तो उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं। पर हमने रूम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर में उसको क्या कर दिया, वार्म कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि आरबीसीज तो टूटने लगेंगे और पेशेंट की बॉडी में जाते ही वो हेमोलाइटिक रिएक्शन शो करेंगे, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ ब्लड इन डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, ठीक है। अब जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे थे तो हम पेशेंट को डेक्सट्रोज सॉल्यूशन भी लगाए, जिसके कारण क्या हुआ, हेमोलाइटिक रिएक्शन हुआ। फिर एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन। तो क्लिनिकल फीचर ऑफ एक्यूट हेमोलाइटिक रिएक्शन, तो क्या क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट पेशेंट को फीवर आएगा, चिल्स होंगे, हेडेक होंगे, डिस्निया होंगे, साइनोसिस होगा, चेस्ट पेन होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, इंक्रीज हार्ट रेट होगा, रेस्पिरेटरी रेट होगा, हीमोग्लोबिनूरिया, ठीक है। पेशेंट के यूरिन में
पेशेंट की ब्लड में यूरिया का ज़्यादा डिपोजिशन होने लगेगा, उसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन न्यूरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमको मतलब जब पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होगा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को, तो ये सारी चीज़ पेशेंट शो करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। तो वो सारे कॉम्प्लिकेशन रिएक्शन में क्या क्या आएंगे, पेशेंट को फीवर होगा, चिल्स होगा, हेडेक होगा, या फिर इसमें से कोई भी एक भी हो सकता है। या तो पेशेंट को बस फीवर ही आए, तो पेशेंट को बस हेडेक ही हो, या तो डिस्निया ही हो, या तो साइनोसिस हो, या फिर सारे एक साथ होने लगेंगे पेशेंट को। ठीक है, और क्या होगा, हाइपोटेंशन फॉलोड बाय शॉक। ठीक है, अब पेशेंट अचानक से उसको क्या हो जाएगा, उसका बीपी कम होने लगेगा अचानक से। फिर ओलिगोरिया, देन एनुरिया फॉलोड बाय रीनल फेलियर। ठीक है, तो ओलिगोरिया पेशेंट का या पहले यूरिन आना कम होगा। ठीक है, फिर मिनिमम अमाउंट में उसका यूरिन आएगा। फिर क्या हो जाएगा, किडनी यूरिन का फिल्ट्रेशन करना ही बंद कर देगा, रीनल फेलियर हो जाएगा। और ये सारा क्या है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का कॉम्प्लिकेशन है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या होगा एक्यूट हेमोलाइटिस रिएक्शन का, तो क्लोजली ऑब्जर्व पेशेंट फॉर द फर्स्ट 10 मिनट ऑफ द ट्रांसफ्यूज़न। ठीक है, तो ट्रांसफ्यूज़न के 10 मिनट, विद इन 10 मिनट तक हमको पेशेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। ठीक है, कि पेशेंट को कुछ वो रिएक्शन तो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि पेशेंट को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो विद इन 5 to 15 मिनट में हमको देखने को मिल जाएगा एक्यूट हेमोलाइटिक अगर रिएक्शन उसको हो रहा है तो। सिंस दिस रिएक्शन ऑकर वेरी रेपिडली, द रेट ऑफ फ्लो शुड बी मिनिमम। ठीक है, अगर इस टाइप का कुछ रिएक्शन हो रहा है तो हमको हम जो फ्लो रेट से पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, हमको उस फ्लो रेट को कम कर देना है, या तो हमको उसको क्या करना है, डिसकंटिन्यू ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली व्हेन रिएक्शन इज असेस्ड। ठीक है, या फिर हमको क्या करना है उसको, अगर हमको मिनिमम अमाउंट में भी पेशेंट के में कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है तो हमको तुरंत उसको डिसकंटिन्यू करना है। ठीक है, हमको उसको मिनिमल करने से अच्छा है, मतलब उसका फ्लो रेट कम करने से अच्छा है कि हमको उसको तुरंत डिसकंटिन्यू कर देना है। इन्फॉर्म द फिजिशियन एंड इम्प्लीमेंट द ट्रीटमेंट एज प्रेस्क्राइब बाय द फिजिशियन। ठीक है, तो जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने के लिए अगर फिजिशियन बोलते हैं तो ये भी साथ में बोलते हैं कि अगर पेशेंट को कुछ ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन हो रहा है या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो उस समय में अगर फिजिशियन अब्सेंट हैं तो आपको कौन सा एक्शन लेना है। ठीक है, तो आपको तुरंत उस समय फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है और उन्होंने जो भी प्रेस्क्राइब किया है उसको आपको फॉलो करना है। अगर वो फिजिशियन उस समय प्रेजेंट नहीं है और अगर आपने उनको इन्फॉर्म किया और उन्होंने कुछ करने को आपको बोला तो उसको तुरंत आपको फॉलो करना है। ठीक है, आपको लेट नहीं करना है। इन्फॉर्म द लेबोरेटरी टू डू द क्रॉस मैचिंग एंड ग्रुपिंग द ब्लड बैंक। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ द ब्लड, तो जहाँ से भी ब्लड बैंक से भी आप ब्लड बैंक से अगर ब्लड इशू हुआ है तो आपको क्या करना है, ब्लड बैंक को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, कि ये रिएक्शन आखिर क्यों हुआ, तो वो सारा क्या करते हैं, चेक करते हैं। मेंटेन IV इन्फ्यूजन विद इन 5% ग्लूकोज एंड सलाइन यूजिंग अ न्यू IV सेट। तो और क्या करना है आपको, पेशेंट को 5% ग्लूकोज लगाना है, IV इन्फ्यूज़न करना है और नॉर्मल सलाइन भी पेशेंट को लगाना है। ठीक है, या तो नॉर्मल सलाइन लगाओ या तो 5% ग्लूकोज पेशेंट की बॉडी में तुरंत इन्फ्यूज़ करो। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्लूइड इज गिवन टू प्रमोट डायूरेसिस एंड कॉन्ट्रैक्ट शॉक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लार्ज क्वांटिटी में क्या करना है, पेशेंट को ये IV फ्लूइड लगाना है ताकि जो भी पेशेंट मतलब जो क्या बोलना चाहिए, पेशेंट की बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहा है वो या एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है वो तुरंत के तुरंत क्या हो जाए, फिल्ट्रेट होकर के किडनी के थ्रू मतलब यूरिन से पास आउट हो जाए। ठीक है, और पेशेंट शॉक में न जाए। मॉनिटर वाइटल साइन एवरी 15 मिनट एंड असेस शॉक एंड कोलैप्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पेशेंट का वाइटल साइन मॉनिटर करना है हर 15 मिनट में। रिकॉर्ड फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट टू असेस द किडनी फंक्शन। और क्या करना है, हमको किडनी का फंक्शन असेस करना है। अब किडनी फंक्शन हम कैसे असेस कर सकते हैं कि कितने अमाउंट में पेशेंट पानी ले रहे हैं, पानी या तो माउथ से ले रहे हैं तो कितना पानी ले रहा है, और अगर आप IV फ्लूइड दे रहे हैं पेशेंट को तो आपको उसको काउंट करना है कि आपने कितना IV फ्लूइड दिया है। अगर आपने 500 के 3 बॉटल लगाए हैं तो आप लिखोगे 1500 IV फ्लूइड इनटेक। फिर उसके बाद आउटपुट के लिए आप क्या करोगे, उसका जो भी यूरिन आ रहा है उसको आप मेज़र करोगे कि कितना ml पर मिनट में निकल रहा है या पर आवर में आप उसको मेज़र करोगे। ठीक है, मॉनिटर वाइटल्स एंड एवरी 15 ऐसे शॉक एंड कोलैप्स। रिकॉर्ड द फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट टू असेस द किडनी फंक्शन। ऑक्सीजन इनहेलेशन इज गिवन टू रिलीव डिस्निया। ठीक है, तो
क्योंकि हीमोग्लोबिन जो रहते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन का रप्चर हो रहा है, जिसके कारण पेशेंट को क्या हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम मतलब डिजनिया हो सकता है। तो हमको क्या करना है, पेशेंट को डिजनिया की डिफ़िकल्टी से बचने के लिए उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड या ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है।